हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी IAS विद वैभव शर्मा पर, जहां पर मैं आपको यूपीएससी हिंदी साहित्य का फुल कोर्स करवाऊंगा। हम सारे चैप्टर जो करेंगे वो क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में करेंगे। अभी तक हम 3 से 4 वीडियो डाल चुके हैं। अभी हमारा नाटक का पोर्शन चल रहा है। अभी हमारा नाटक चल रहा है आषाढ़ का एक दिन, जिसके मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चंस करवाए हैं और अभी आगे कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जिनको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और ये पूरा कोर्स एब्सोल्यूट फ्री होगा और हमारे कोर्स से तकरीबन 60 से 70% पेपर जो होगा वो आपको डायरेक्टली आपको हमारे क्वेश्चन से मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आज का हमारा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कथा वस्तु के बावजूद वास्तविक रूप में स्पष्ट है कि आषाढ़ का एक दिन आज का और आज के लिए नाटक है। मोहन राकेश के इस कथन के संदर्भ में इस नाटक की समकालीन प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ एक बात आपसे कह रहा है कि हमें ये नाटक है ना, हमें इसकी समकालीन प्रासंगिकता बतानी है और कुछ नहीं। ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसकी जो है समकालीन प्रासंगिकता बतानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप हम इसका डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, ये पैराग्राफ मैंने खुद से लिखा है, खुद के दिमाग से लिखा है। इस पैराग्राफ को आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि आषाढ़ के एक दिन नाटक की प्रासंगिकता बताइए, या फिर जो दूसरा नाटक है दिव्या, एक नाटक है स्कंदगुप्त नाटक की प्रासंगिकता बताइए, भारत दुर्दशा नाटक की प्रासंगिकता बताइए, या जो उपन्यास है हमारे सिलेबस में महाभोज है, या फिर जितने भी उपन्यास है उनकी प्रासंगिकता बताइए। तो किसी भी प्रासंगिकता में आप इसमें से इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ क्या कह रहा है। दोस्तों, प्रत्येक रचना में कुछ प्रश्न व समस्याएं उपस्थित होती हैं जो उसी काल में नहीं बल्कि आने वाले समय में भी बनी रहती हैं। ऐसी ही समस्या आषाढ़ का एक दिन नाटक में देखने को मिलती है। आषाढ़ के एक दिन नाटक की जगह आप उस उपन्यास का नाम लिख सकते हो जिसके बारे में जिसकी भी प्रासंगिकता आपको बतानी है। ठीक है। उसके बाद यह है कि देखने को मिलती है जिसका कथानक तो इतिहास का है और लेखन काल स्वतंत्र भारत के आरंभिक समय का है। रचना में उठाए गए प्रश्न अपने काल का अतिक्रमण करके वर्तमान के लिए प्रासंगिक है। दोस्तों, प्रासंगिकता मतलब क्या होता है कि कोई भी जो रचना होती है ना, कोई भी जो नाटक है जो हमने लिखा होता है ना, वो बहुत पुराने पुराने नाटक है जो लिखे होते हैं। हर नाटक में, हर कहानी में, हर उपन्यास में कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कुछ परेशानियाँ, कुछ समस्याएं जो भी चल रही होती है ना हमारे समाज में, वो समस्या उठाई जाती हैं। तो क्या वो समस्या जो उस नाटक में उठाई गई थी, क्या वो समस्या आज भी हमारे समाज में मौजूद है या नहीं है? जैसे जब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था, तो जन्म के बाद शिक्षा के दौरान उन्हें बहुत सारी समस्या उठानी पड़ी थी, जैसे कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन समस्याओं को अपने समय में उठाया जिन समस्याओं को झेला था, क्या वो आज के समय में प्रासंगिक है? तो बिल्कुल हाँ है, क्योंकि आज भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो प्रासंगिकता का मतलब यही होता है कि जिस भी रचना को हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो समस्याएं उठाई गई हैं, क्या वो उसी काल के लिए थी या फिर वो आज भी प्रासंगिक है? तो ये मतलब होता है प्रासंगिकता का। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो आषाढ़ का जो नाटक है ना, उसका जो वातावरण है ना, वो ऐतिहासिक है। जब आप इस नाटक को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी राजा महाराजा के ज़माने में चले गए हो। लेकिन वास्तविकता में ये जो नाटक लिखा गया है ना, वो स्वतंत्रता, जब हम हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो ये उसके आसपास के समय का नाटक लिखा गया है। इसलिए हमने बोला कि लेखन काल स्वतंत्र भारत के आरंभिक समय का है, जबकि इसका जो वातावरण है, लेखन काल स्वतंत्रता के आरंभिक समय का है, जबकि इसका जो वातावरण है ना, वो जो है ऐतिहासिक, इसका जो वातावरण है वो ऐतिहासिक है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं कि एक रचनाकार की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कालिदास का जो चरित्र है उसको लिया जाता है, क्योंकि इससे बेहतर प्रतीक कोई नहीं हो सकता। आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो रचनाकार होता है, जो राइटर होता है, उसकी पीड़ा को दिखाया गया है। इस नाटक में कालिदास एक रचनाकार होता है जो कविताएं लिखता है, जो रचनाएं करता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं है, ना ही उसकी कविताओं का बहुत ज़्यादा सम्मान है। उसकी कविताओं लिखने के कारण उसे कोई आर्थिक लाभ भी नहीं होता है, जिस वजह से उसके विवाह में भी समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भी यही समस्या एक रचनाकार के सामने आती हैं। आज भी बहुत सारे राइटर्स हैं जो चाहते हैं कि वो लिखें, लेकिन उनको उनकी रचनाओं से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसलिए बहुत से राइटर ऐसे होते हैं जो ऐसी रचनाएं लिखते हैं जो बिकें। जैसे कई आपने किताबें पढ़ी होंगी, जासूसी आदमी, खून कटा सिर, खून कटी लाश। तो इस तरीके से वो जानबूझ के ऐसे उपन्यास लिखते हैं ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों और उनको पढ़ें, ताकि उनको कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ हो सके। तो इस रचना में एक जो रचनाकार जो होता है ना, उसकी पीड़ा को दिखाया गया है। जो पीड़ा आषाढ़ के एक दिन नाटक में कालिदास की है,
वही पीड़ा वर्तमान समय में आज के रचनाकार की भी है। अगर जैसे आर्टिकल 15 जैसी मूवीज़ हैं जो कि एक सामाजिक समस्या को दिखाती हैं, उस मूवीज़ को बहुत कम लोग देखते हैं। जबकि बाहुबली जैसी जो मूवीज़ है वो किसी समस्या को नहीं दिखाती है, वो किसी समस्या को नहीं दिखाती, लेकिन उस मूवीज़ को बहुत सारे लोग देखते हैं। यही बात की गई है। अगला पैराग्राफ है कि लेखक दिखाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से सृजनात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति को समाज में सृजनात्मकता से सौदा करना पड़ता है, क्योंकि सृजनात्मक कार्य मूल प्रकृति में अनुत्पादक होता है और इसी कारण रीतिकाल के कवियों को राजाश्रय लेना पड़ता है और राजा को प्रसन्न करने हेतु कविताएं लिखनी पड़ती हैं। दोस्तों ये पढ़की नहीं होगा, ये पढ़ती होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, माफ़ी चाहूँगा मैं। और ये पैराग्राफ क्या कह रहा है हमसे? ये पैराग्राफ कह रहा है कि जो एक राइटर होता है ना, जो रचना है, जो नाटक है, नाटक में कालिदास राजा बनता है, जो राजकवि का प्रस्ताव आता है उसको स्वीकार करता है, जबकि वो जानता है कि अगर मैं राजकवि बन जाऊंगा ना तो ये जो मेरी क्रिएटिविटी है, जो मैं रचनाएं लिखता हूँ, जो मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं उससे हाथ धो बैठूंगा। मुझे उतना समय नहीं मिलेगा कि मैं अपनी रचनाओं को लिख सकूँ, क्योंकि किसी भी रचनाकार को अगर रचना लिखनी होती है ना तो उसको स्वतंत्र रहना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 12 घंटे नौकरी करूंगा और उसके बाद फिर मैं रचनाएं लिखने के लिए बैठूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसको सौदा करना पड़ता है अपनी सृजनात्मकता से। क्यों? क्योंकि जो रचनात्मक कार्य होता है, जो सृजनात्मक कार्य होता है ना, वो अपनी प्रकृति में अनुत्पादक होता है। मतलब अनुत्पादक का मतलब है कि उससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। यही कालिदास के साथ होता है और यही वर्तमान समय में जो लेखक है उनके साथ होता हुआ आ रहा है, क्योंकि बहुत से मूवीज़ ऐसी हैं जो हमारी सामाजिक समस्या को दिखाती है, जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अनुत्पादक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो दर्शकों को बहुत ज़्यादा मनोरंजन नहीं करती है। आज दर्शक गोलमाल जैसी मूवीज़ देखना चाहता है जो किसी समस्या को नहीं दिखाती, लेकिन आर्टिकल 15 मूवी जो समस्या को दिखाती है, दर्शक उन मूवीज़ को नहीं देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो सृजनात्मक कार्य होता है ना, वो अपनी प्रकृति में अनुत्पादक होता है। और अगर रही बात रीतिकाल के कवियों की, तो दोस्तों रीतिकाल भी एक काल था, जैसे भक्तिकाल था। भक्तिकाल के दौरान जो अधिकांश कवि थे वो भक्ति में लीन रहते थे, जबकि रीतिकाल में जो कवि होते थे ना, उनको राजा का आश्रय लेना पड़ता था। उनको ऐसी कविताएं लिखनी पड़ती थी जिससे उनके राजा को प्रसन्नता हो और उनको कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ हो सके, जबकि उनको आर्थिक लाभ हो सके। ऐसी ही चीज़ें आज भी हमारे सामने देखने को मिलती हैं, जहाँ हमारे जो मूवीज़ बनाने वाले होते हैं वो सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड मूवी कम बनाते हैं, जबकि हमारे मनोरंजन करने के लिए गोलमाल जैसी मूवीज़ बनाते हैं, हाउसफुल जैसी मूवीज़ बनाते हैं। यही समस्या आज भी हमारे देश में विद्यमान है। तो डेफिनेटली आषाढ़ के एक दिन में जो परेशानी बताई गई है वो आज भी है। ठीक है, अगली समस्या क्या है कि कालिदास जो है ना, जिसे धन और सत्ता चाहिए लेकिन वो सृजनात्मक कार्य से वंचित नहीं होना चाहता। यही समस्या आज के रचनाकार में भी दिखती है, जिस वजह से वो पुरस्कार प्राप्त करने की होड़ में लगे रहते हैं ताकि उनको अपनी रचना से कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ हो सके। कालिदास ने राजकवि बनने का जो प्रस्ताव इसलिए स्वीकार किया ताकि उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो सके। यही कारण है कि आज भी बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर या बहुत सारे उपन्यास लिखने वाले लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम एक ऐसी रचना लिखें जो समाज का हित करे, लेकिन उन्हें मजबूरी में ऐसी पिक्चरें बनानी पड़ती है, मजबूरी में उन्हें ऐसी रचनाएं लिखनी पड़ती हैं जिससे समाज का भला नहीं होता, लेकिन हाँ उन्हें आर्थिक लाभ ज़रूर होता है। तो जो समस्या उस वक्त थी, यही समस्या आज भी हमारे सामने दिखाई पड़ती है। अगली रिलेवेंसी क्या है? जिस प्रकार से नाटक में ग्रामीण व्यक्ति प्रकृति को अपना आश्रय मानता है, वहीं प्रियंगु मंजरी वातावरण को अपने साथ ले जाना चाहती है। यही समस्या वर्तमान में भी है, जहां आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति प्रकृति को अपना दास बनाना चाहता है। इस पैराग्राफ को मैं आपको एलोबरेट करके बताता हूँ। जब कालिदास राजकवि बनने के लिए उज्जैन चला जाता है तो वहाँ वो रचना नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन नहीं लग पाता। तो वहाँ की जो रानी है प्रियंगु मंजरी, वो पूछती है कि कालिदास कहाँ रहता था, कहाँ से आया, ये रचना क्यों नहीं कर पा रहा। तब उसको पता चलता है कि कालिदास जहाँ रहता था वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, वहाँ के जानवर पेड़ पौधे से कालिदास को बहुत प्रेम था, जिसके बीच में बैठ कर के वो कविताएं लिखता था। तो प्रियंगु मंजरी स्पेशली उसके गांव जाती है और वहाँ पर उसका एक कथन होता है कि वो अपने साथ कुछ वातावरण और कुछ हिरन के जो बच्चे होते हैं, हिरन शावक होते हैं, उनको अपने साथ लेके जाना चाहती है। यही समस्या आज भी हमारे वर्तमान में, मतलब क्या है, वहाँ पर जो केंद्र में है ना वो मानव है और वो प्रकृति को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहती है। अगर हम आज देखें तो आज भी आर्थिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति हैं वो प्रकृति को अपना दास बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो वो पेड़ पौधों को कटवा देता है। सलमान खान जैसे लोग हैं जिनके पास अपना कई एकड़ का फार्म हाउस है, जहाँ पर घोड़े बकरी कुत्ते सारे आपको जानवर मिलेंगे, पेड़ पौधे, वो लोग क्या करते हैं, वो प्रकृति को अपना दास बना लेते हैं। यही प्रॉब्लम आपको आषाढ़ के एक दिन नाटक में दिखी थी, जब प्रियंगु मंजरी कुछ वातावरण को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। यही समस्या आज भी हमें दिखाई पड़ती है।
नेक्स्ट चीज़ है, नाटक में मल्लिका व अंबिका के मध्य पीढ़ी संघर्ष दिखाया जाता है जो वर्तमान समय में गहरे स्तर पर व्याप्त है। दोस्तों, अंबिका जो कि मल्लिका की माँ है, मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है, लेकिन अंबिका की जो माँ है वो मल्लिका से बोलती है कि बेटा कालिदास तुमसे शादी नहीं करेगा, ड्यू टू सम रीज़न क्या होता है उसके पीछे, क्योंकि मल्लिका जो होती है वो छोटी होती है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। अंबिका जो है वो उसकी माँ है, जाहिर सी बात है, तो उसको मल्लिका की तुलना में अनुभव जो है वो ज़्यादा है। तो वो अपनी बेटी को समझाती है कि कालिदास जैसा दिखने में है वो वैसा है नहीं, और वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा, वो आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है, इस तरह की बातें करती है। तो मल्लिका अपनी मम्मी से कहती है कि नहीं मम्मी, मेरा कालिदास ऐसा नहीं है, और वगैरह वगैरह, जैसा आजकल की निब्बा निब्बी कहते हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं है और मेरी वाली ऐसी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें नाटक में दिखाई जाती हैं। ये तो इसे बोलते हैं पीढ़ी संघर्ष, जब दो पीढ़ियों के मध्य संघर्ष होता है। एक पीढ़ी कहती है कि ये सही है, जबकि दूसरी पीढ़ी कहती है कि ये सही है। माँ कह रही है ये सही है, जबकि बेटी कहती है नहीं माँ ये सही है। इस तरह का जो संघर्ष है ना दोस्तों, वो आज भी हमारे वर्तमान समय में गहरे स्तर पर व्याप्त है। तो हो गई पीढ़ी संघर्ष की समस्या, आषाढ़ के एक दिन के नाटक में थी। पीढ़ी संघर्ष की समस्या आज भी हमारे जो वर्तमान का जो समय है वहाँ पर व्याप्त है। और कौन सी समस्या है दोस्तों, जब प्रियंग मुंजरी उसके गांव में आती है तो वो अपने साथ में ना कुछ नौकरशाही भी लाती है, जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं। तो वहाँ पर कुछ एक दृश्य होता है जहाँ पर दिखाया जाता है, तो नौकरशाही जो होती है ना, वो कुछ कपड़े, जो मल्लिका का जो घर होता है वहाँ पर कपड़े, गीले कपड़े तार पर पड़े होते हैं। तो जो नौकरशाही जो अधिकारी है वो एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या हमें इन कपड़ों को हटाना चाहिए या नहीं। तो फिर नौकर, एक दूसरा अधिकारी बोलते हैं कि नहीं, शास्त्रों में ऐसा करना गलत होगा। इस तरह से बातें करते हैं। तो उसके ऊपर दिखाया गया कि जो नौकरशाही है ना, वो निष्क्रियता और जड़ता से युक्त है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में जो अधिकारी है, जो नौकरशाही है, वो बहुत ही निष्क्रिय है और बहुत ही जड़ता है। उनमें अहंकार की जो प्रवृत्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो आज के समय में भी ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर ने एक विकलांग व्यक्ति को मार मार के भगा दिया था, क्योंकि वो उसके पास आ रहा था। इस तरीके की घटनाएं आज भी आप देखते हो। या फिर जहाँ बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्ति शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने से निम्न समझते हैं। जो लोग एक अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, वो अपने से, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उनकी भर्त्सना करते हैं, वो उनका उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। यही समस्या आषाढ़ के एक दिन नाटक में थी। यही समस्या हमें आज भी दिखाई देती है, क्योंकि उस वक्त जो नाटक में जो अधिकारी होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, कि मल्लिका जो होती है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। तो वो मल्लिका को भी बोलते हैं कि यहाँ से इस चीज़ को हटाओ, इसको हटा, इसको उधर रखो, इसको उधर रखो, इस तरह से बातें करते हैं। तो दूसरी रिलेवेंसी क्या है कि नौकरशाही जो है उसका, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊंगा, आपको 4 पॉइंट्स और बताऊंगा जिससे आप इनको याद कर सकते हैं। और क्या है, नाटक जो है ना वो जीवन जैसा होना चाहिए और जीवन जैसा है, इसके द्वंद्व को धारण करता है। जहाँ कालिदास को सुविधा मिलती है, वो राजकवि बनता है, उसे सुविधाएं मिलती है, उसे स्नेह मिलता है, लेकिन उसको स्नेह नहीं मिलता है। कालिदास को सत्ता तो मिलती है, लेकिन उसे ना वो संतोष नहीं मिलता। जो संतोष उसे अपने गांव में मिलता था, वो संतोष उसे महल में नहीं मिलता। इन सभी समस्याओं से आज के मानव का जीवन जो है ना वो घिरा हुआ है। एक गाँव में रहने वाले व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती, स्वास्थ्य नहीं मिलता है, जिस वजह से वो शहर में पलायन करता है। गांव में जो अपनापन होता है, वो अपनापन उसे शहर में नहीं मिलता। उसे शहर में शिक्षा मिलती है, लेकिन गांव में जो अपनापन होता है वो उसे मिलता नहीं है। तो दोस्तों, ग्रामीण व्यक्ति जब अपने शहर में जाता है ना, तो वो उसी द्वंद्व के साथ जीता है कि गांव में मुझे इतनापन था, लेकिन शहर में वो अपनापन नहीं मिलता। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है कि मुझे इस व्यक्ति से कैसा फ़ायदा होगा। उसकी जीवन थोड़े बहुत तो बेहतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में ना वो हमेशा द्वंद्व रहता है कि यार इससे अच्छा तो मैं गाँव में ही सही था, या मैं गाँव में ज़्यादा बेहतर था, या फिर मैं शहर में ज़्यादा बेहतर हूँ। अगर आप गाँव के रहने वाले तो आप इस परेशानी को फील कर पाएंगे, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह करके तैयारी करते हैं। तो ये समस्या जो आषाढ़ के एक दिन नाटक में दिखाई देती है ना, ये समस्या आज भी हमें दिखाई देती है, आज भी हमें जो है दिखाई देती है। अगली है दोस्तों, इस पैराग्राफ को आप काट देना, ये गलती से एक्चुअली प्रिंट हो गया था, तो इसको आप काट देना। दोस्तों, इस पैराग्राफ को आप काट देना, ये गलती से मेरे से प्रिंट हो गया था। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। एंड अगली बार जाते हैं। तो दोस्तों, जब तो प्रियंका मुंजरी जो है ना, वो मल्लिका के पास जब आती है बात करने के लिए, जब मिलने के लिए आती है, तो वो मल्लिका को बोलती है, मल्लिका के लिए वो विवाह का प्रस्ताव लाती है। प्रियंका मुंजरी जानती है कि मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रियंका मुंजरी मल्लिका से कहती है कि मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध करूँगी, मैं एक अच्छे व्यक्ति से तुम्हारा विवाह करवाऊँगी। ये उसकी संवेदनहीनता को दिखाता है कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति
हर व्यक्ति के प्रति बल्कि बहुत ज़्यादा संवेदनहीनता के साथ देखता है, जो आज के टाइम पे भी होता है, जहाँ आर्थिक और शैक्षिक रूप से जो समृद्ध लोग होते हैं ना, वो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को बहुत ही हीनता की दृष्टि से देखते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाला है तो वो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को बहुत ही हीनता की दृष्टि से देखता है, या फिर अगर कोई इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सक्षम है, अगर कोई बहुत अमीर इंसान है तो वो अपने से गरीब इंसान को बहुत ज़्यादा हीनता की दृष्टि से देखता है। तो ये परेशानी जो उस नाटक में मौजूद थी, यही परेशानी आज के समय में भी हमें दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट बताता हूँ कौन कौन से आपको लिखने होंगे। ये आपको सभी लिखने हैं, इनको अच्छे से नोट्स बना लेना। आप अगर आप ये सोचोगे कि मैं कहीं और किताब से ढूंढूंगा, मैं कहीं और से ढूंढूंगा, तो दोस्तों नहीं मिलेगा। मैंने 2-3 नोट्सों से जॉइंट कर करके मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं। तो अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ लोगे, रट लोगे, रिविज़न कर लोगे ना, आपको बस यही लिख करके आना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि हाँ मैं फलाना कोचिंग लूँगा, मैं वहाँ से कोचिंग लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने खुद भी कोचिंग लिया है, मैं खुद पढ़ चुका हूँ, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको क्या-क्या प्रासंगिकता में आपको कौन-कौन सी लिखनी है? दोस्तों संवेदनहीनता की समस्या, जो संवेदनहीनता की जो समस्या दिखाई देती है, शैक्षिक रूप और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों में जो जो अपने से कम पढ़े लिखे के मध्य जो संवेदनहीनता दिखाई देती है, एक प्रासंगिकता में आप संवेदनहीनता को लेकर के पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ये पैराग्राफ तो आपको काटना है, इसको इस पैराग्राफ को आपको नहीं लिखना है, इसको काट देना है पैराग्राफ को। एंड नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट आप लिखोगे कि जो स्नेह होता है, जो स्नेह और जो सत्ता है, उसके बीच में जो द्वंद्व रहता है, सत्ता मिलती है लेकिन स्नेह नहीं मिलता है। यही समस्या आज का जो मानव है, ग्रामीण व्यक्ति के जो पलायन के कारण होती है, वो भी हमें दिखाई देती है। और अगला पॉइंट्स आप कौन सा लिखोगे, जो नौकरशाही की जो निष्क्रियता है वो आप लिखोगे। नौकरशाही की निष्क्रियता, जड़ता और अहंकार आज भी हमें दिखाई देता है, जो कि आषाढ़ के एक दिन नाटक में था। और आप क्या लिखोगे, जो जो पीढ़ी संघर्ष है, ये पीढ़ी संघर्ष भी आज भी हमें, तो ये आपको पीढ़ी संघर्ष आपको दिमाग में रखना है, ये लाइनें आप अपने आप बना लोगे, ठीक है। पीढ़ी संघर्ष दिखाई देता है। और कौन सी समस्या है, इसके अलावा जो जो हमारा पर्यावरण है, जो वातावरण को अपने साथ, जब प्रियंका मुंजरी वातावरण को अपने साथ लेके जाना चाहती है, तो और क्या दिखाया जाता है कि जो सक्षम व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति है, वो प्रकृति को अपना दास बनाना चाहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आषाढ़ के एक दिन में भी ऐसा दिखाई पड़ता है और अब वर्तमान समय में भी ऐसा दिखाई पड़ता है। और आप कौन सा पॉइंट्स लिखोगे, इसके अलावा आप ये लिखोगे कि सृजनात्मकता से वंचित वाला जो पॉइंट है, कि आज का जो रचनाकार है वो आर्थिक लाभ के कारण ऐसी रचनाएँ लिखता है। और दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, हाँ, कि ये, हाँ, बस दोस्तों इतना ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मैं डेली आपके लिए वीडियोस लाता हूँ। हिंदी लिटरेचर का पूरा कोर्स मैं आपको यूट्यूब पर ही कंप्लीट करवा दूँगा, वो भी एब्सोल्यूट फ्री में। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। और अगर कोई आपका सजेशन हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।